हेलो दोस्तों, नमस्ते, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट रोब बालियान और आप देख रहे हैं मेरे साथ सच का सामना न्यूज। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं सामाजिक चिंतक और विचारक डॉक्टर नूर हसन बालियान कसेरवा साहब। आइए उनसे जानते हैं बिरादरी में हो रहे आए दिन तलाक को लेकर उनकी क्या राय है, क्या विचार है। स्वागत है सर आपका सच का सामना न्यूज में। धन्यवाद जी। सबसे पहला सवाल यही है सर कि बिरादरी में हो रहे आए दिन तलाक को लेकर क्या विचार है सर, किस तरीके से ये चीज रोकी जा सकती है समाज में। देखिए, रोकने का तरीका तो यह है कि तलाक एक नया शब्द नहीं है। तलाक पहले से होता आया है, जब से दुनिया बसी है तलाक होते आए हैं और आगे भी तलाक होते रहेंगे। और इसको रोक पूरे तरीके से हम रोक भी नहीं सकते। हाँ, इसका रेशो कम कर सकते हैं। और रेशो कम करने का तरीका यह है कि बिरादरी के अंदर जो हमने देखा, मुस्लिम जाट कम्युनिटी के अंदर बहुत बार पंचायतें होती है, बहुत बार प्रोग्राम्स होते हैं, बिरादरी इकट्ठी होती है और उस पर बार बार कुरीतियों पे बात होती है। और कुरीतियों में सबसे पहले बात होती है आकर के दहेज पर। और जबकि दहेज को आज तक किसी ने परिभाषित भी नहीं किया कि दहेज है क्या। भाई, दहेज सबसे सीधा सीधा हिसाब यह है कि दहेज है लड़के वाले द्वारा लड़की वाले से डिमांड करना, मांगना, मांग करके लेना। अगर लड़की वाला अपनी खुशी से कुछ भी दे रहा है, चाहे वो अपना घर जमीन सारा कुछ दे रहा है, तो वो तो लड़की वाला अपनी लड़की को गिफ्ट के तौर पे दे रहा है, वो या अपने दामाद को दे रहा है, तो वो दहेज की श्रेणी में नहीं आता। दहेज की श्रेणी में आता है मांग करके लेना लड़की वाले से। लेकिन बड़े दुख की बात है कि जितनी भी ये पंचायतें, जितने भी प्रोग्राम हमने देखे हैं, उनमें बार बार दहेज पे जिक्र होता है, लेकिन तलाक पे कोई भी जिक्र नहीं करता। जबकि तलाक हमारी कम्युनिटी के, मुस्लिम जाट कम्युनिटी के अंदर आज के समय बहुत ज्यादा हो रहे हैं और गैर शरई तरीके से तलाक हो रहे हैं। और उसका कारण ये है हमारे कुछ जिम्मेदारान, जो जिम्मेदारानों के बीच में जब ये बात जाती है तो कभी भी हमने आज तक ये नहीं देखा। हम भी सैकड़ों मसलों में जा चुके हैं इस तरीके के, और 2-4 मसलों में हम अभी भी गए थे। पीछे अभी 10 दिन पहले भी हम एक मसले में गए थे, 1.5 साल से अटका हुआ था, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग गए। अल्लाह का शुक्र रहा, अल्लाह का करम रहा कि हमारे जाने के बाद वो रिश्ता बना। सबसे बड़ी कमी यह है कि हमारे जिम्मेदारान बनाने की किसी मसले में अगर अनबन है लड़का लड़की के बीच, दो परिवारों के बीच, तो बनाने की कोशिश कभी नहीं करते। वो हमेशा उसको तलाक करवाने की ही कोशिश करते हैं। और तलाक भी गैर शरई हो रहा है कि लड़का अपने घर है, लड़की अपने घर है, और उधर से उसने बोल दिया, लिखित में बोलते भी नहीं है, लिखित में कर दिया, लिखित में हो गया, तलाक हो गया। लड़की ने इज्जत नहीं करी, दूसरी तरफ जाकर उसका निकाह कर दिया। तो सबसे पहले तो हमारे उलेमाए दीन को इन मसलों में आगे आने की जरूरत है। उलेमाए दीन को कुरान और हदीस की रोशनी में इन लोगों को समझाने की जरूरत है, जो हमारे जिम्मेदारान हैं। तो इसके तलाक के रेशो को हम कम कर सकते हैं जन जागृति अभियान के थ्रू। और उसके लिए हमारे उलेमाओं के साथ साथ हमारे शिक्षित और जागरूक युवाओं को भी आगे आना पड़ेगा, क्योंकि ये नस्ल का मामला है। दहेज के मामले में क्या कहना चाहेंगे सर। दहेज के मामले में ये है सर, अगर हम अपने लड़के की शादी कर रहे हैं तो उसमें हम लेने के लिए बाध्य नहीं है। अगर हम अपनी लड़की का रिश्ता कर रहे हैं और सामने से कोई रिश्ता मिल नहीं रहा है, सामने से डिमांड आती है और रिश्ता मिल नहीं रहा है, हमें दिखाई दे रहा है कि लड़की की उम्र ज्यादा होती जा रही है, तो मजबूरन हमें देना ही पड़ेगा। लेकिन जब हम अपना शादी कर रहे हैं अपने लड़के की, तो हम नहीं ले सकते, हमारी चॉइस है। लेकिन हो क्या रहा है, इसका उल्टा हो रहा है कि जो जिम्मेदारान है, जो बार बार इन चीजों पे बात करते हैं, दहेज पे बार बार बात करते हैं और जोर दे करके बात करते हैं, वो जिम्मेदारान जब लड़कों की शादी करते हैं तो उस चीज को वो बिल्कुल भूल जाते हैं और बड़े से बड़ा दहेज लेते हैं। और समाज से मेरी अपील ये है कि निचले तबके का जो समाज है, वही मुस्लिम जाट कम्युनिटी के अंदर मुश्किल से 10% लोग धन संपन्न लोग होंगे, बाकी 90% लोग मिडिल क्लास लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास लोग हैं। तो लोअर मिडिल क्लास लोगों को अपने अंदर समझदारी लानी पड़ेगी। इन लोगों को यह सोचना पड़ेगा कि भाई जो अपर क्लास लोग हैं, 10% लोग जिनके पास बहुत पैसा है, वो अपनी लड़कियों को फॉर्च्यूनर दे रहे हैं, प्लॉट दे रहे हैं, जमीन दे रहे हैं, कोई कुछ घर बढ़ा के दे रहा है, तो देना तो वो जो क्या दे रहा है, हमें अपने हिसाब से चलना है, अपने ब्योत के हिसाब से चलना है। जितना हमारा ब्योत है उस हिसाब से चले। अपनी लड़की को कम से कम खर्चे में शादी करे, लड़का अच्छा देखे, लड़का पढ़ा लिखा हो, भले ही रोजगार हो, उसको स्टेबल करने में उसकी मदद करे। अगर हमारे पास 50-20 लाख रुपए हम शादी में लगा रहे हैं, तो 20 लाख रुपए में घोड़ा गाड़ी और ये फर्नीचर वगैरह ना देकर के हम लड़के को स्टेबल करने में, उसको कोई बिजनेस वगैरह कराने में उसकी मदद कर सकते हैं। कमी कहाँ रह रही है सर। बार बार आप, जैसे आपने बताया कि पंचायतें होती हैं, जिम्मेदार लोग इकट्ठा होते हैं, आपके हिसाब से कहाँ पे कमी रह जा रही है। बार बार कमी यहीं पे रह जाती है मेरे भाई, जब ये जिम्मेदार लोग जो इकट्ठा होते हैं और जिम्मेदार लोग अंकुश लगाते हैं। जन जागृति अभियान आज तक किसी ने चलाया नहीं, जरूरत है मैं जन जागृति अभियान चलाने की। और
जन जागृति अभियान आज तक किसी ने चला नहीं, अंकुश लगाते हैं और अंकुश लगा दिया, अंकुश से तो बात बनने वाली है नहीं, अंकुश को कोई मानता नहीं है आज के समय। लोकतांत्रिक देश में हम रह रहे हैं, लोकतंत्र और प्रजातंत्र है, कानून का राज है, तो अंकुश लगाने से कुछ होने वाला नहीं है। इसमें जन जागृति अभियान चलाने की जरूरत है और जो लोग अंकुश लगाते हैं, जो लोग जिम्मेदार हैं, वही लोग जब उनकी बारी आती है तो ये सब कुछ वो भूल जाते हैं। युवाओं के लिए क्या संदेश है सर? युवाओं के लिए संदेश ये है, सबसे पहले तो शिक्षा, भाई जो हमारा दीन इस्लाम है, हमारा धर्म है, उसमें सबसे पहले कुरान क्या है, तो उसमें बताया गया सबसे पहले पढ़ाई के बारे में। तो सबसे पहले तो इल्म हासिल करो, दुनियावी इल्म भी हासिल करो और दीनी इल्म भी हासिल करो। और उसके बाद ये नहीं है कि भाई हमने बीए कर लिया, एमए कर लिया, बीटा किया, कोई भी प्रोफेशनल डिग्री डिप्लोमा भी कर लिया और उसके बाद हमें रोजगार नहीं मिला। खाली रोजगार के लिए इंसान पढ़ाई नहीं करता है, पढ़े लिखे होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये कलयुग है। हमारी जो हिंदी भाषा है उसमें बोला जाता है ये कलयुग है। कलयुग का मतलब आपको पता होना चाहिए। कल, पहले बोलते थे, आपने सुना होगा कल कारखाने, तो कारखाने के अंदर जो कारखाने के अंदर जो मशीन लगती है, मशीन से तो कारखाना होता है ना। कल का मतलब है मशीन, तो ये मशीनी युग है और आगे आने वाला जो युग होगा वो और भी ज्यादा मशीनी युग होगा। तो अनपढ़ आदमी कोई भी काम करेगा, तो आपने देखा होगा पहले फावड़े से खोद करके पाइपलाइन या तार लाइन डलवाई जाती थी, आज के टाइम वो मशीन आती है। तो जो ऑपरेटर होंगे ना, पढ़े लिखे ही तो होंगे ऑपरेटर, जो मशीनों को ऑपरेट कर सकते हैं, उन्हीं लोगों को मजदूरी मिलेगी, नहीं तो मजदूरी भी नहीं मिलेगी आगे। समाज में इतने संगठन काम कर रहे हैं सर, तो आपको नहीं लगता कि संगठनों को आगे आना चाहिए इन सब चीजों को लेकर और इन सब चीजों के बारे में खुल के बात करनी चाहिए? देखिए, संगठन जो भी काम कर रहे हैं बिरादरी के अंदर, कोई किसी क्षेत्र में काम कर रहा है, कोई किसी क्षेत्र में काम कर रहा है, वो अपनी अपनी जिम्मेदारियों के साथ अच्छा काम कर रहे हैं और सब आगे भी आते हैं। लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं कमियां रह जाती है और कमी एक नहीं होती है, कमियां हमारे अंदर भी होती है, सुनने वालों को भी और सुनाने वालों को भी, सुधारकों के अंदर भी होती है, चिंतकों के अंदर भी होती है और आम जनता के अंदर भी होती है। तो उन कमियों को हमें ढूंढना पड़ेगा, दोनों तरफ से ढूंढना पड़ेगा, हमें भी ढूंढना पड़ेगा और संगठनों के लोगों को भी ढूंढना पड़ेगा कहाँ कमियां रह रही है और उन कमियों पर गौर फिक्र करना पड़ेगा। अंत में मुस्लिम जाट बिरादरी को क्या संदेश देना चाहेंगे सर अपनी तरफ से? मुस्लिम जाट बिरादरी को यही संदेश है जी, मैं पहले भी दे दिया। सबसे पहले तो इल्म हासिल करो, अपने बच्चों को खूब पढ़ाओ, 2 रोटी कम खाओ लेकिन बच्चों को पढ़ाओ। भले ही उनको नौकरी मिले या ना मिले, कोई रोजगार करेंगे, वो अगर कोई मजदूरी करने के लिए भी जाएंगे तो कम से कम अपनी दिहाड़ी का हिसाब तो लगा लेंगे। भाई मैं इतने रुपए घंटा काम पे लगा था, इतने घंटे मैंने काम कर लिया तो इतना मेरा पैसा बना। कि कहीं फल बेचने के लिए भी अगर जाएंगे तो रोजगार है, फल बेचना भी, ये छोटी बात नहीं है। तो वो कम से कम वो इसका हिसाब किताब लगा करके अपने पैसे तो कम, किसी को कम ज्यादा नहीं देंगे ना, तो कम से कम बच्चों को पढ़ाओ, आधी रोटी खाओ लेकिन बच्चों को पढ़ाओ। सबसे बड़ा संदेश ये है, दीनी तालीम भी दो, दुनियावी तालीम भी दो। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।